सुबह 6 बजे से पूछो ये बच्चे आने तैयार हैं? प्रैक्टिकल कितने दिन होने हैं आपके? कहाँ नहीं आते कोचिंग? तो स्कूल में पढ़ाई करो ना। तो आपका तो अभी स्कूल 8:30 पे लग रहा था। तो कितने बजे लगता है स्कूल? 7:30 तो कभी नहीं बताया आपने, मैं कहते 8 साढ़े 8 बताया था हमें जो ध्यान है हमारे माइंड में। हाँ बात तो की थी, तो पर 8 की थी ना, हमें ध्यान है। हाँ 8 बजे की एंट्री की बात की थी हमने मैडम से। अब हम कोई बात नहीं कर रहे, पर हम कैसे एडजस्ट करें आप बता दो। बेटा हम शाम को 6 बजे लौट के आते हैं। सब 5 बजे कर लीजिए। कितने सुबह का? ना पाएंगे 5 बजे, मतलब 4:30 उठना पड़ेगा। ठीक है वेट ट्रांसफर या यहीं पर हम लिख देते हैं एक्सचेंज। वेट चलो आवाज बंद करो अभी। वेट ट्रांसफर बोथ हीट एंड मैटर या मास भी ले सकते हो। हाँ ट्रांसफर की जगह एक्सचेंज भी ले सकते हो। ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड, ठीक है ना, पर एक्सचेंज दोनों साइडेड हो सकता है। वेट ट्रांसफर बोथ हीट एंड मैटर, हीट एंड मैटर, मैटर की जगह आप मास भी ले सकते हो, बार बार नहीं लिखेंगे, अब इनमें से कोई एक चीज लिखेंगे हम, मास विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग। और तुम लोगों की फिजिक्स और मैथ अच्छी होनी चाहिए। हम पूछेंगे बाहर निकाल देंगे हम कोचिंग से, तो हम बाहर कर देंगे, ध्यान रखना। और फिजिक्स मैथ नहीं, हिंदी इंग्लिश सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। 12th क्लास की हर सब्जेक्ट की पूछाई होती है यहाँ पर। हिंदी इंग्लिश सरल है तो चलो तो हिंदी पूछ लेंगे हम, सही भी पूछ लेंगे कल, ठीक है। देख लेंगे कितनी हिंदी आती है, कितनी ग्रामर आती है। शुद्ध व्यंजन लिखना जानते हो? शुद्ध व्यंजन लिख दोगे? खाना जानते हो? ये जब भी बोलेगा तो ऐसा बोलेगा आग लगा देगा ये लड़ाई नहीं होती होगी तो लड़ाई करवा देगा ये। इतना इतना कड़वा क्या है बोला बेटा? करेला खा के यार तो नीम वीम को रस्सी के यार। दिमाग बेटा ज्यादा विकसित हो गया। कैसी बातें कर रहे? वो सीधे जब भी बोलता है तुम देखना ऐसा पॉइंट बोलता है। हाँ चलो, या वो जानबूझ के बोलता है, जो भी हो। हाँ रुक जाओ, क्या होना चाहिए? सब टॉप अच्छे होने चाहिए। मैथ भी सेल्फ स्टडी करो, क्या है घर में बैठ के पढ़ो, नोट्स बनाओ, स्कूल भी जाओ, सब करो। हमें तो फाइनली आपकी परफॉर्मेंस से मतलब है, ये ध्यान रखना। नोट्स कैसे बनाओ? जाके टाइम से जाओ स्कूल, किसने रोका है? अरे तो कोचिंग उतनी जरूरी नहीं है। शुरू से क्यों ये वाली कोचिंग ज्वाइन की? कोई और दूसरी करनी थी। अरे अपना नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। अच्छा ऐसा तो मुझे लगता है बहुत लोग अच्छा पढ़ा रहे, हमें पढ़ना आना चाहिए, सब अच्छा पढ़ा रहे। ऐसी कोचिंग सेलेक्ट करते जो स्कूल का टाइम डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ तो ये फिर हो सकता है। अब हम इतने मजबूर है कि हम टाइम चेंज नहीं कर सकते। ये लगभग इतने पे छोड़ते, बस 12वीं के आने वाले हैं, फिर 12वीं को पढ़ाएंगे, फिर सीधे गुरुकुल भागे, गुरुकुल से सीधे बनारी भागे, बनारी से सीधे 6 बजे आए। और 6 बजे आके हम पढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन 6 बजे नहीं, 6:30 7 को पढ़ा। तो हाँ इतने कई गर्ल्स दूर से आती हैं, उनका क्या होगा फिर। चलिए वेट ट्रांसफर बोथ होगा, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। अभी शांत रहो। वेट ट्रांसफर बोथ हीट एंड मैटर विद सराउंडिंग। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए, टी इन कप लिख लीजिए, या ओपन बेसल, है ना, ओपन बेसल, बेसल मतलब आपका बर्तन, या यूटेंसिल लिख लीजिए, उसका मतलब भी होता है बर्तन। टी इन ओपन वेसल, ठीक है, टी इन ओपन वेसल। और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसका, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है।
ह्यूमन बॉडी। और जैसे और लिख सकते हो कंबस्टन, कंबस्टन करोगे ना तो हीट भी जाएगी सराउंडिंग में और मैटर भी जाएगा ना, ये सब इसके। कंबस्टन मतलब किसी चीज़ को जलाना, दहन करना। सेकंड लिखिए, सेकंड वन है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज, जैसे हम चाय को ढाक दें तो ठंडी तो फिर भी होगी, है ना, लेकिन अब उसकी वाटर वेपर तो नहीं जाएगी ना, तो जो सिर्फ हीट को ट्रांसफर करे सराउंडिंग के साथ वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्लोज सिस्टम कहलाएंगे। ध्यान रखिए, जैसे कि हम कंबस्टन कर दें, जला दें और बर्तन को क्लोज कर दें ऊपर से, तो कंबस्टन का हीट तो फिर भी जाएगी, अगल बगल की वॉल से चली जाएगी, लेकिन मैटर उसी में रह जाएगा। हम पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, ऊपर से कुछ नहीं ढका, तो हीट भी जाएगी, मैटर भी जाएगा बाहर, है ना, वाटर वेपर जाएगी। लेकिन उसी को हम ढक दे, अच्छे से आपका ढक दें हम उसको ऊपर से, तो फिर से आपकी हीट बाहर जाएगी, वाटर वेपर नहीं जाएगी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्लोज सिस्टम ओनली ट्रांसफर या एक्सचेंज कर सकते हो आप, ओनली ट्रांसफर हीट, आप चाहो तो एनर्जी भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ओनली ट्रांसफर हीट इन सराउंडिंग, ओनली ट्रांसफर हीट और एनर्जी इन सराउंडिंग, है ना। ट्रांसफर भी लिख सकते हो और आप एक्सचेंज भी लिख सकते हो, है ना। ओनली एक्सचेंज हीट, तो फिर इन, जब एक्सचेंज वर्ड आएगा तो फिर यहाँ विथ लिखना पड़ेगा आपको, है ना, विथ सराउंडिंग, है ना। एग्जाम्पल में जैसे कि टी इन क्लोज्ड वेसल, टी इन क्लोज्ड वेसल। और ले सकते हैं कंबस्टन इन क्लोज्ड वेसल। ठीक है, लास्ट टाइप का सिस्टम देखिए, फिर कल करेंगे, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जो ना तो हीट को ट्रांसफ़र करे, ना मैटर को ट्रांसफ़र करे, ना मास को ट्रांसफ़र करे। जैसे कि अगर हम टी को ले लें और थर्मस में रख दें तो वो काफ़ी समय तक गर्म रह जाती है, तो इस प्रकार के सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड, मतलब उसको आइसोलेशन कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन दुनिया में कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड कभी भी नहीं हो सकता। कितना भी अच्छा हम सुपर डुपर आइसोलेटेड सिस्टम ले आए, वो हो सकता है कि एक की जगह 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, और बोल दो साल भर उसकी हीट को प्रिवेंट कर लेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो हीट धीरे धीरे करके बाहर हो ही जाएगी। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता, नियरली आइडियल तो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड लिखिए आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर ट्रांसफर हीट नॉर मैटर, ट्रांसफर भी ले सकते हो, एक्सचेंज भी ले सकते हो, है ना। नाइदर ट्रांसफर एक्सचेंज भी ले सकते हो, नाइदर ट्रांसफर हीट, एनर्जी भी ले सकते हो, नॉर मैटर या मास भी ले सकते हो। मास को क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस कॉल्ड मास, जानते हैं ना। नाइदर ट्रांसफर हीट नॉर मैटर विथ सराउंडिंग, हाँ इन सराउंडिंग लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है ना।
लिखिए एग्जाम्पल टी इन थर्मोस फ्लास्क, टी इन थर्मोस फ्लास्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लिखिएगा। परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद हम कल करेंगे। देखते हैं, सब लोगों से बात करते हैं, ठीक है, और फिर जो भी हो सकता है हमारी तरफ से हम कोशिश कर देंगे। कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से आइसोलेटेड नहीं हो सकता है ना। ये आइसोलेटेड सिस्टम था, इसकी हेडिंग तो डाली नहीं हमने, ये था आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या, थैंक यू कर लेंगे। हाँ जा सकते हो, आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए, बॉन्ड में बॉन्डेड एटम से कैसे आते हैं, फिर से सुनाओ। The bond which is formed by sharing of electron, but shear pair of electrons comes from one of the bonded atom is called coordinate bond। ठीक है, चलिए, तो लास्ट हमने आपको 3 टाइप के सिस्टम कराए थे, है ना, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद और भी कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट डालिए हेडिंग, टर्म्स में ही नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ सिस्टम खत्म हो गए, नई हेडिंग है स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। लिखिए इसमें डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम। पाँव में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा तुम्हारे? हाँ तो फिर खड़े रहो। डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना, डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिफाइन स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल मतलब जो स्टेट में वेरिएशन ले आए, स्टेट में वेरिएशन ले आए जो, है ना। स्टेट सिस्टम जिस स्टेट में है, अब यहाँ स्टेट से मतलब सॉलिड लिक्विड गैस से नहीं है, फिजिकल स्टेट से नहीं है, सिस्टम जिस स्टेट में है उस स्टेट में अगर जो चीज़ आपकी वेरिएशन ले आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे कि स्टेट के क्या हैं, वेरिएबल्स है, ठीक है ना। या हम ये कह दें वो चीज़ जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर दे कि सिस्टम अभी किस स्टेट में होगा, वो क्या कहलाएगा आपका स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे हाँ प्रोसेस बेटा कई प्रकार की हो सकती है ना। प्रोसेस तो अभी उस पर आ रहे हैं हम, मतलब पहले हम स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे हमने कोई भी चीज़ ली, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, अपना ही प्रेशर होगा, है ना, और इनका एक डेफिनेट मास भी होगा, मतलब सब कुछ अपना होगा। अगर हम इसमें से इसके अमाउंट को चेंज कर दें, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे आपकी एक डेफिनेट स्टेट में है, लेकिन हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज कर रहे हैं तो उसकी स्टेट भी चेंज होगी। तो ये वो जो आपकी किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर दे वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं, लिखिए एग्जाम्पल है टेम्परेचर, हाँ कोई भी हो सकती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी,
एंड एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। मोस्टली जो स्टेट वेरिएबल में माने जाते हैं आपके मोस्टली वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। एक और लिख लो, मोल्स, एंट्रोपी, मोल्स। ये छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं। प्रेशर बेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, अभी हम सबके नाम लिखवा देंगे, परेशान मत हो। अभी ये छोटी छोटी सी बातें चल रही हैं, ठीक है। मोल्स भी लिखना है? हाँ, मोल्स भी लिखना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये अच्छे से पता होने चाहिए, स्टेट फंक्शन, है ना, ध्यान रखिएगा। स्टेट फंक्शन और यहाँ पर हम डाल रहे हैं पाथ फंक्शन। नहीं, डिफरेंस नहीं है बेटा। हाँ, डिफरेंस है, लेकिन हम डिफरेंस में नहीं लिखवा रहे इनको, ये आपको बता रहे हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब किसे हम स्टेट फंक्शन कहेंगे, ये देखो, ये नहीं, स्टेट सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, एक टर्म्स खत्म हो गया, अब ये नया टर्म्स आए। छोटी छोटी बातें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए हमें पता होनी चाहिए। अब आज के बाद हम किसे स्टेट फंक्शन कह देंगे, ध्यान रखिएगा। which depend only upon initial and final state of the system, final state of the system, final state of the system, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब बड़े कमाल की चीज़ देखना आप, जैसे हम आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाएं। ये हमने कहा ये आपका एक पहाड़ है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर किसी व्यक्ति की जो पोटेंशियल एनर्जी है या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh, मास, ग्रेविटी, और ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी, 0, क्योंकि यहाँ पर हाइट कितनी है, 0, ठीक है ना। अब ये जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो हमने मान लिया हाइट कितनी है, यहाँ पर मान लिया हमने 100 मीटर है। क्या है इसकी हाइट, 100 मीटर। तो अब मास, ग्रेविटी और इसमें 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उस व्यक्ति की या उस ऑब्जेक्ट की क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो एक तो वो सीधे यहाँ से गया यहाँ पर, एक तो सीधे यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर। कोई एक ऐसी कोई उसके पास जादू है या किसी ने उस को धक्का मारा और सीधे वो चक्के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। एक तो इस पास से गया या हेलीकॉप्टर से गया या किसी से भी गया, और दूसरा वो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गया। तो बताओ क्या रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला है? पहले भी हाइट कितनी थी, 100 मीटर, अभी भी हाइट कितनी है, 100 मीटर ही है। बात समझ में आ रही है? तो रिजल्ट पे तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये चीज़ पाथ पे डिपेंड तो नहीं की ना, सिर्फ किस पे डिपेंड की, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और किस पे डिपेंड की, फाइनल पे। आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाओ चाहे यहाँ से, हमें हाइट कितनी मिल रही है, 100 मीटर। कभी यहाँ ध्यान से, तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे आपके फंक्शन जिनको पाथ से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ किससे मतलब है, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, हमारे स्टेट फंक्शन है। बात समझिए। अब अगर पाथ की बात कर लेते, अगर हम पाथ फंक्शन क्या होता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे हमसे कोई पूछता है कि यहाँ से यहाँ पर वर्क और यहाँ से यहाँ पे वर्क, तो यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ा, तो वर्क कैसी चीज़ हो गई, जो किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे। बात समझ आई। लेकिन वो चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हम जो बताते हैं आपकी, जो सीधे सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए इनमें कौन कौन आते हैं आपके स्टेट फंक्शन में, एग्जाम्पल लिख दें हम।
जैसे कि आपका हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज। अच्छा, स्टेट फंक्शन की एक खास बात होगी, उसके आगे या तो डेल्टा लगा सकते हैं हम या डी लगा सकते हैं। डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, डेल्टा किसको शो करता है, लार्ज चेंज को, और डी डिफरेंशिएशन मतलब किसको शो करता है, स्मॉल चेंज को से शो करता है। तो डेल्टा एच, तो हम कैसे निकालेंगे डेल्टा एच को, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो इंटरनल एनर्जी को, डेल्टा यू को, इसी प्रकार से डेल्टा यू या डेल्टा ई चेंज। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो एंट्रोपी को, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी को, इसी प्रकार आप टेम्परेचर को। हमने कहा कल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, आज 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें कहा इसका डिफरेंस बताओ, तो हम 20 से कोई मतलब है क्या, सीधे 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या पता चल गया, सीधे इनिशियल और फाइनल स्टेट से जो पता चल जाए वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्टेट फंक्शन। इसी प्रकार हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार किसी का प्रेशर पहले का पता हो और फाइनल का पता हो तो उसका डिफरेंस निकाल देंगे हम, तो इसी प्रकार हम डेल्टा पी को भी पता कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कैसे फंक्शन हो गए, आपके स्टेट फंक्शन। यहाँ क्या लिख देंगे, u2 माइनस u1 या s2 माइनस s1, बात समझ में आ रही, तो दे और आर द स्टेट फंक्शन। नोट करते चलो बेटा। ऑब्जर्वेशन तो कांस्टेंट टेंपरेचर ऑपरेशन में होता है ना, किस पे, ऑब्जर्वेशन, वो भी बेटा एक चीज़ है, मतलब हम वो कांस्टेंट कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें अगर कभी उसका चेंज पता करना है तो कोई फाइनल और इनिशियल बता दे तो पता कर लेंगे ना, वो भी एक चीज़ है। तो आपको समझ में आया, स्टेट फंक्शन किसे कहेंगे हम, विच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्लियर है बात। अच्छा, इसकी एक ट्रिक बता दें हम कैसे आप इनको याद रखोगे, है ना। जैसे वर्क फंक्शन भी आपका एक स्टेट फंक्शन ही होता है, डेल्टा ए से कर सकते हैं इसको, है ना। देखो पहले नंबर तो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ये चैप्टर ही इन चार पे है पूरा, तो इन चारों को पढ़ना है। तो ये चार आपके स्टेट फंक्शन है। एक तो ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो आप, पीटी ऊषा नाम से एक ट्रिक याद कर सकते हो, है ना। प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वर्क फंक्शन। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमें याद हो जाएंगे कि ये हमारे कौन से फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। और कोई भी चीज जिसके आगे हम डेल्टा लगा सके, डेल्टा मतलब क्या, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, तो वो हमारे कौन से फंक्शन कहलाएंगे, स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक हो गई जिसमें आपको कुछ स्टेट फंक्शन याद हो जाएंगे। ऊषा को तो जानते हो ना, पीटी ऊषा रनर है, एथलीट है ना, तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, पीटी ऊषा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर पाथ फंक्शन की बात करते हैं। हाँ नहीं, साइंटिस्ट नहीं बेटा, एथलीट है, एथलीट थी, मतलब हमें नहीं कह रहे कि वो अब इस दुनिया में नहीं, एथलीट थी मतलब पहले दौड़ती थी। ठीक है, पीटी ऊषा हो गया, लिख गया। स्टेट फंक्शन विच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द। पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करेंगे, पाथ पे, ध्यान रखिएगा। और दो ही पाथ फंक्शन होते हैं, इनको रट लो बिल्कुल, डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड अपॉन पाथ, ध्यान रखिएगा। दो ही आपके हैं, एक वर्क, एक हीट। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया, वर्क एंड हीट को स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई लोग, कैपिटल क्यू से भी, कैपिटल क्यू से चार्ज भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये दो आपके पाथ फंक्शन है, ये ध्यान, सॉरी हाँ पाथ फंक्शन है, डिपेंड अपॉन पाथ, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये दो ही हैं, पूछ लिया क्या, क्यू हीट बेटा, डब्लू वर्क डन। स्मॉल क्यू से भी चेंज लिख सकते हो, कैपिटल क्यू से। तो आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पता है। ये बेटा देखो छोटे छोटे टर्म हैं जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए हमें आने चाहिए। तो आज के बाद हमसे कोई पूछ ले क्या, जब भी हम एंट्रोपी को पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी को पढ़ेंगे, एंथैल्पी को पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ेंगे, तो हमें अपने मन से एक पॉइंट तो अभी से पता कि इसमें हम लिख सकते हैं, अभी से एक पॉइंट पता चल गया कि हम लिख सकते हैं इन पे। वो पॉइंट क्या है, दे ऑल आर द स्टेट। हमसे एंथैल्पी पूछी जाएगी उसको तो लिखेंगे, एक पॉइंट हम आज ही से हमें पता चल गया कि ये कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, और उसके आगे लिख देंगे डेल्टा एस, S2 माइनस S1। बात समझ में आ गई। या फिर आप लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दो ही हैं हमारे, एक वर्क डन और दूसरा हीट। जैसे हमसे कोई कहे कि यहाँ से यहाँ सीधे डायरेक्ट पहुँच गए और इस रास्ते से गए, तो यहाँ से वर्क डन ज़्यादा है और यहाँ से वर्क डन कैसा है, कम है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, जो पाथ पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई है, क्लियर। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये भी आपको पता हो, आज के बाद बिल्कुल ध्यान रखना इन वर्ड को, एक एक चीज़ को।
टाइप्स ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले डालिए हेडिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब क्या? सिमिलर, एक समान। थर्मल मतलब क्या? मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट। वो हमारी कैसी प्रोसेस कहलाएंगी? आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब टेम्परेचर में चेंज कैसा होगा? जीरो होगा। लार्ज चेंज को किससे शो करेंगे? डेल्टा टी से। और स्मॉल चेंज को किससे शो करेंगे? डेल टी से। तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए वो हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाएंगी? आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा। स्मॉल चेंज बेटा। ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा रहेगा इसमें? कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग टेम्परेचर। अब आज के बाद आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा कि टेम्परेचर इसमें क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर के आगे हम डेल्टा लगा सकते थे, डी लगा सकते थे, क्योंकि ये एक बार होता है 10 to the power 5 पास्कल्स। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। आइसोबारिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहने वाला है इसमें? ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। ध्यान रखिएगा। कोई एग्जाम में नहीं आने वाली बेटा, आप सोचो कि पूछने वाले हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आइसोबारिक लिख दिया मतलब वहाँ पर क्या कांस्टेंट कर दिया गया है? प्रेशर कांस्टेंट कर दिया गया है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होने चाहिए आप थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, और आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, आपके ध्यान रखना है आपको। ठीक है। थर्ड वन है आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहने वाला है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। ध्यान रखिएगा। चाहे स्मॉल चेंज कराओ चाहे लार्ज चेंज कराओ, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे आप, है ना? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे। तो देखिए, जैसे हम एक छोटा सा आइसोबारिक और आइसोकोरिक के लिए एक ग्राफ बना दें। आइसोकोरिक बेटा, कोरिक मतलब होता है वॉल्यूम। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। जैसे क्लोज कंटेनर में अगर कोई चीज़ हम करेंगे, क्लोज कंटेनर में, हाईली क्लोज कंटेनर है, तो उसमें वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा पाएगी ना, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर टी रख दें और यहाँ पर हम पी रख दें, है ना आपका, तो एक हमें, अच्छा टी नहीं सॉरी, यहाँ हम भी रख दें और यहाँ पर पी रख दें, तो अब हमें आइसोकोरिक प्रोसेस बनानी है। आइसोकोरिक तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो ये हम अगर ऐसे ले जाएं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, और ऐसे ले जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। तो ऐसे कर दे तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो एक ये हमारी किसको शो करती है प्रोसेस कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है हमारा? कांस्टेंट हो गया। तो डेल्टा भी कैसा हो गया यहाँ पर? जीरो। तो आइसोकोरिक। अब प्रेशर, प्रेशर के लिए अगर ऐसे जाएं तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, ऐसे आपके जाएं प्रेशर आपका बढ़ रहा है, और ऐसे में भी जाएं तो हम, अच्छा ऐसे में तो वॉल्यूम सिर्फ ऐसे में चलेगा प्रेशर। जैसे हम प्रेशर यहाँ पर आए तो जीरो से कुछ ज़्यादा, और ज़्यादा और ज़्यादा, तो अब प्रेशर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। और रिवर्स लौटे तो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो कैसे कर दें प्रेशर को कांस्टेंट? प्रेशर पूरी प्रोसेस के दौरान प्रेशर कैसा हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। ये आपका ग्राफ बन गया आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस का। चेक कर सकते हो यहाँ, वहाँ से भी तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से कहीं से भी कर सकते थे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है? कांस्टेंट करना है। कहीं से भी कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो। तो आप क्लियरली देख सकते हो इस पूरी प्रोसेस के दौरान यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है और इस पूरी प्रोसेस के दौरान यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। लास्ट वन प्रोसेस है आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ नंबर की प्रोसेस है
एडियाबेटिक प्रोसेस। याद करने के लिए आप ए डायाबेटिक बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें लिखना है ड्यूरिंग द प्रोसेस exchange of heat remains constant। अब आपको यहाँ पर एक 4 प्रकार की प्रोसेस होती है। इसके बाद रिवर्सल और इरिवर्सल हम कल कराएंगे, लेकिन इसके लिए आप Q0 लिख सकते हो, कैपिटल Q0 लिख सकते हो इनके, लेकिन इनके आगे डेल नहीं लगा सकते, इनके आगे आप डेल्टा का साइन नहीं लगा सकते। रीजन पता है? ये कौन से फंक्शन था, ये कौन सा फंक्शन था, ये पाथ फंक्शन था। हाँ, इसके आगे आप डेल जरूर लगा सकते हो, डेल Q लिख सकते हो, डेल Q, है ना, लेकिन डेल्टा नहीं लगा सकते आप, ये बात ध्यान रखिएगा। डेल लगा, क्योंकि आप डेल्टा लगा दिया तो कौन से फंक्शन बन जाएंगे आपके, स्टेट फंक्शन, जबकि हीट और वर्क कैसा फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन। अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें यहीं पर, हीट तो आपका पाथ फंक्शन है, वर्क भी आपका पाथ फंक्शन है, लेकिन हीट एक कांस्टेंट प्रेशर, जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है ये आपका स्टेट फंक्शन है। मतलब इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, डेल। एक्चुअली में जो हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर होता है, आज ही आप नोट कर लो, एक्चुअली में एंथैल्पी चेंज होता है। एक्चुअली में क्या होता है, लास्ट में कंक्लूजन यही निकल के आना है, ये क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। इसी प्रकार हम अगर लगा दें आपको हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, ये इंटरनल एनर्जी चेंज होता है बेटा, वैसे 1 ही 2 दिन में आ जाएंगे इनमें हम, जो इंटरनल एनर्जी चेंज, तो ये तो इनके आगे डेल लग सकता है, डेल्टा लग सकता है, लेकिन इनके साथ नहीं लग सकता। तो ये कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, बच्चे बाद में इनमें डाउट करते हैं, इसलिए हमने यही बता दिया कि हीट अलोन तो आपका पाथ फंक्शन है, लेकिन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको बोलते हैं एंथैल्पी, आज का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी दैट इज एंथैल्पी चेंज। हम बेटा आप बिल्कुल घबराना नहीं है किसी को, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पूरे एक एक चीज़ें आपको लास्ट तक रट जाएंगी। जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, डेल्टा का मतलब चेंज, इंटरनल एनर्जी। तो देखिए ये सब तो आपकी नॉलेज के लिए है, अच्छे से इन प्रोसेस को एक बार देख लोगे बन जाएगा। तो अब आपको कहीं ए डायाबेटिक लिखा मिल जाए तो समझ जाओगे क्या कांस्टेंट कर दी गई है वहाँ पर, हीट, है ना। और अगर आपको आइसो बारीक लिखा मिल जाए तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, कोरक लिखा मिल जाए कोरिक तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया गया है, और थर्मल लिखा मिल जाए तो टी। ज़्यादातर आपको मिलेंगी आइसो थर्मल प्रोसेस और आइसो बारीक प्रोसेस, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, कल आप लोगों से हम कुछ चीज़ें ज़रूर पूछेंगे, जैसे कि हम, ये बहुत गलत व्यवहार है अंशु प्रमोद, उम्मीद नहीं थी आप लोगों से, हमें खास करके हमें प्रमोद तुमसे तो उम्मीद थी ही नहीं, तो सीधे साधे से दिखते हो, लेकिन तुम अंदर से ऐसे हो पता नहीं चलता। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, ट्रांसफर हीट, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ। आप लोगों के बीच में हम डिबेट भी कराते हैं, तो डिबेट में भी हमने आपको बताया था कि कैसे डिबेट की जाती है, उससे ही कुछ सीख लेते। सर आपको दूसरे लोगों ने बताया, सर आपको दूसरे लोगों ने बताया, दूसरे लोगों ने बताया। हाँ भैया, दूसरों ही से पता चला है, और क्या, पूरी कॉलोनी हमें जानती है। तुम्हें पता है लोगों को हमारी शक्ल नहीं दिखती यहाँ पर साल भर, हमारा काम क्या रहता है, यहाँ से स्कूल, स्कूल से बनाई से घर, लोगों को पता ही नहीं रहता कि अनिल यहाँ पन्ना में रहता कि नहीं, हमारा इतना वो रहता है। और तुम लोग, अब तुम का सॉरी कौन तुमने करो, जिन्हें करो वो साले। हाँ नीता, कहाँ हो? 2 दिन से तबीयत खराब, खराब तो बोल रहा था कि सो रही है।
नहीं वो कुछ भी नहीं, वो कह रहा था कि वो घर की लाडली है, किसी की सुनती नहीं है, आप सर स्ट्रिक्टली डांटो उसे। वो कह रही थी वो किसी की नहीं सुनती है सर, और हम उसको उठाते भी हैं तो वो उठती भी है। ऐसा ही, अरे आप एक दूसरे भाई बहन लड़ो नहीं, वो ऐसा, हमने उससे ज़बरदस्ती पूछा कि सही सही बताओ, तो क्या यही बोला कि सर वो किसी की नहीं सुनती है, घर में सबकी लाडली है, किसी की सुनती नहीं है, आप अपने तरीके से डील करो। तो झूठ बोल रहा था वो। क्यों? इस अनीफा को याद नहीं है तो आयुष का खड़ी कैसे है? रिवीजन बहादुर तो उठा लो बेटा, संदीप बहादुर उठा थोड़ी। अनीफा को भी बहादुर से संपर्क करा दें आज। हाँ हाँ, क्यों आलस, क्यों नींद नहीं खुलती टाइम से? तो वो तो कहता है खताब झूठ बोल रहा, मतलब तो हम पापा जी से बात करेंगे आज, वो तो सही, वो सही बताएंगे ना। हाँ हटो थोड़ी महक, खोलो हाथ। हाँ का दिक्कत है? यहाँ करो, उसको लगना जाए, खोलो। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? तो पढ़ते क्यों नहीं हो? हाँ क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों याद नहीं किया? गलत बात है उसका, हमें मजबूर मत करो बहादुर को उठाने के लिए। अब लड़की हो इसलिए नहीं मार रहे हैं, हट जाओ। तुम लोगों के ऊपर कोई दया हमारे अंदर है ही नहीं है, हमारे अंदर भगवान ने दया इंस्टॉल ही नहीं करी। बोलो 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 बेटा बोलो। क्या? पूरा हमने बेटा मारना छोड़ दिया है इस साल से, बहुत बुरा मारते थे हम लड़कों को, हम इस मामले में बदनाम है, बहुत मारा हमने लड़कों को। इसीलिए तो आप लोगों को लगता होगा कि लड़के सर से डरते क्यों हैं, कि सर तो इतने सीधे साधे अच्छे हैं। रिकॉर्ड चेक करो बेटा पीछे का यहीं पर मारा है हमने। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी कि हमें कोई बीमारी है, पागल हो गए, अचानक मार दिया। जब उनके घर से आएगी सर जो हमारे बस को नहीं है, इको आप सुधार दो, तो सुधार दो हमें। अरे तो शब्द अच्छे से नहीं था, हमने बजा डाल शब्द थोड़ी अच्छे, शब्द अच्छे से। अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो खिलाया है उसे, ये जानबूझ के ऐसे मारा, आवाज़ ज़्यादा आती है इसमें, गलता कम है। नहीं यहाँ गलती थे, यहाँ रॉयल को बच्चे को बहुत मारा हमने। कौन सा? नेसेंट ऑक्सीजन। न्यूबॉर्न ऑक्सीजन ना, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन का मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन से ब्लीचिंग पाउडर से नहीं, वो उसमें एक डिफिकल्ट आपका कभी भी रिएक्शन के दौरान ही अगर ऑक्सीजन बन रही है, तुरंत वहीं पर उसका जन्म हुआ है, तो उसको न्यूबॉर्न ऑक्सीजन या बेबी ऑक्सीजन बोलते हैं। तो वो नेसेंट होती है, ओजोन से भी बनती है, ब्लीचिंग पाउडर से भी बनती है। बैठो चलो महक, अभी हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन लेकर आए हो? चलो हम देखते हैं, कंफर्म करते हैं। बैठिए कभी जी। हाँ डार्क मैटर करने तो बेटा इस पे यार हम बता तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी, तो थोड़ा मैं टाइम दो, हम सर्च करके बताते हैं। मतलब ऐसे तो हम बता देंगे, लेकिन वो एक्चुअल नॉलेज चाहिए, तो थोड़ा टाइम दो हमें। लास्ट कहाँ तक पहुँच गए थे हम? हाँ सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन को कंप्रेस करोगे बहुत ज़्यादा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। कोई भी गैस को अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिड हाइड्रोजन। फिर भी इनके आंसर एक्चुअल जो तुम्हें चाहिए उसके लिए बेटा हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको।
प्रोसेस लिखवाई थी, है ना। तो देखिए अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स और फिर आगे चलते हैं, है ना। देखो आज जैसे एब्सेंट में योगेश और पुष्पेंद्र हैं और अर्जुन, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन तीनों को हम बहुत स्ट्रिक्टली, हो सकता है हम कल ही बाहर कर देंगे। हमने पहले कहा था कि छुट्टी में बर्दाश्त नहीं है, बाकी सब हम मान सकते हैं। छुट्टी नहीं, आपको एक बार होमवर्क याद नहीं है वो भी हम छोड़ सकते हैं कि चलो बच्चे हैं, मन हुआ होगा, नहीं पढ़ा होगा, कल छोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे करके अकल आ जाएगी, फिर हमें पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ेगा अपने आप। लेकिन यहाँ आके बैठना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और एक कोई पानी नहीं बरस रहा अभी, इससे ज़्यादा उसमें हम बनारी तक गए हैं ना। बनानी क्या, मकरी गए। पता है हम कहाँ जाते थे रोज अप डाउन करने पढ़ाने के लिए? आप लोग हाँ मकरी जाते थे, कलिंजर के आगे 72 किलोमीटर रोज मोटरसाइकिल से जाते थे, 72 आते थे। अब ये कोई झूठ नहीं बोल रहे, या इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन गए 2 दिन नहीं गए, रोज़ गए हैं लगातार 1 साल अप डाउन। और वहाँ पर 12th और 11th के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जाते थे। गेस्ट में वहीं पर जॉब लगी थी हमारी, तो रोज़ जाते थे। तो हम जानते हैं कि अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हो। और अभी हम जाते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हालांकि ये अच्छा नहीं है लेकिन है तो बता रहे हैं आपको। बहुत बूढ़ी बूढ़ी अम्मा हैं, वो इतना मोटा मोटा लकड़ी का गट्ठा मुंह में रख के चलती है और पाँव में चप्पल नहीं है, घिसट घिसट। तो हमें तो उनकी पोटेंशियल देख के लगता है कि बताओ ये इतनी बूढ़ी हैं और उसमें भी वो खुश हैं, उसमें भी उनको मज़ा आ रहा है। तो हमें तो अचंभा लगता है कि हमें तो कोई रख दे तो हम दब जाएं ज़मीन के अंदर, या फिर हम चल ही नहीं सकते। और इतना मोटा तुम लोगों को रखते तो तुम लोगों की तो कमर टेढ़ी हो जाए। अब वो और गांव में ये है कि गांव में बच्चे थोड़ी बड़े हुए, खासकर जो एज बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, तो हमने देखा छोटे छोटे बच्चे, आपको विश्वास नहीं होगा, बच्चों की उम्र देख लोगे तो आप घबरा जाओगे। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। मतलब समझ लो कि जैसे खेलते रहते हैं, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे लकड़ी का गट्ठा मुंह पे रखे हुए चलते हैं। तो हमें तो देखिए अचंभा लग जाता है कि ये कैसे। तो आप लोगों को हम, ये सब अच्छी बात नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कंफर्ट मिला है तो उस कंफर्ट का यूज करो। अगर आपको एक अच्छे परिवार में जन्म मिल गया है, आपको फैसिलिटी है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो और फिर काम करो। क्यों आप ये क्यों नहीं देख रहे कि कम से कम एक अच्छी जगह आपको जन्म मिल गया। मान लो अगर आपको पिछड़े इलाके में मिला होता, फिर क्या कर लेते? हाँ, फिर आपकी लाइफ वैसी होती जैसी वो है। हम तो शुक्रिया करते हैं कि हमें इतना अच्छा घर है, परिवार है, टीवी है, मोबाइल है, सब सुविधाएं, एंजॉय करो लाइफ को, पढ़ो लिखो। तुम लोग ये नहीं कर पाते हो, ठीक है। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो हमें गांव जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही हुआ है कि हमने देखा कि उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्टी में चल रही है और फिर भी वो खुश है। और हमारे पास सब कुछ है, मैं पढ़ा नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और ये होता ही है ना, जिसके पास जितना सब कुछ होता है वो ज़मीन को नहीं देखता। तो ज़मीन से हमेशा जुड़ के रहोगे ना, तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहते हैं, अगर हमें सब कुछ मिल जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारा बहुत कुछ चला भी जाए। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है, जॉब लगते लगते हमारी नवोदय में रह गई थी 2 नंबर से, तो हमें उस समय भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, कोई दुख नहीं हुआ था हमें। सब कुछ चला जाए तो भी बहुत ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए, और बहुत कुछ मिल जाए तो भी घमंड से पागल नहीं हो जाना चाहिए। एक आपके अंदर एक ये होना चाहिए कि जो कुछ है सब भगवान का है और अपने काम पे लगो। और सबसे बड़ी बात है, आप जिस एरा में हो उस एरा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो चुकी हैं, लोगों के माइंड अनबैलेंस है। टीवी भी आप देखोगे तो बेकार की बातें ज़्यादा आती हैं। हम ये नहीं कह रहे ख़राब है, बाकी बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन आप लोगों का माइंड डाइवर्ट, आप लोग अंदर से अच्छे हो लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप लोग कब डाइवर्ट हो जाते हो। एक प्रोसेस है जो आपको पता ही नहीं चलता, आप दूसरों के साथ बहे चले जाते हो, बाद में जब पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा समय बर्बाद। तो कोशिश करो लाइफ को बहुत अच्छे से आप एंजॉय करने की कोशिश करें, पढ़ें, जो भी है सब कुछ आपके पास उसको लेके बेस्ट दो अपना, है ना। हम तो यही मानते हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, है ना। और पृथ्वी में जन्म हुआ है तो कुछ करके दिखाओ, है ना। शुक्र का मच्छर मक्खी नहीं बने, है ना, नहीं तो कोई अरे ताली बजा के उड़ा दे तो अपन को। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आपको फाइंड करना है कौन सी प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कौन सी प्रोसेस के एग्जाम्पल है आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट,
सेकेंड वन हम लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड हम लिख रहे हैं रिएक्शंस इन क्लोज्ड वेसल या कंटेनर, है ना, रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल। आपको फाइंड करना है कि ये कौन सी आइसोकोरिक प्रोसेस है, कौन सी आइसोबेरिक प्रोसेस है, कौन सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। और थर्ड नंबर है रिएक्शंस, या रिएक्शन की जगह प्रोसेस भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसेस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो रिएक्शंस इन रिएक्शन या प्रोसेस, रिएक्शन इन ओपन वेसल, तीन ही है। जल्दी से फाइंड करो, फिर आगे चल रहे हैं। तो बताओ इसमें से कहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, कहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस है, कहाँ आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हर चीज़ का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, ध्यान रखिएगा। अब देखो रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल, तो क्लोज्ड वेसल में प्रेशर तो लगातार बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कभी ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। वो क्लोज है तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा ना उससे। अब हमने कहा हमने वाटर वेपर को, पानी को गर्म किया हमने, उसकी वाटर वेपर बनी। अब उस कंटेनर के अंदर, अब वो चाहे जितनी बन जाए रहेगी तो कंटेनर के अंदर ही, तो ना तो वॉल्यूम घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो ये हो गए आइसोकोरिक प्रेशर्स, आइसोकोरिक, है ना, ये आइसोकोरिक। और ओपन वेसल में अगर हमने कोई रिएक्शन कर दी तो उस पर कितना, हाँ प्रेशर, वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर कितना लगेगा, 1 atm। प्रेशर कितना लगेगा, 1 atm, जो सब जगह लग रहा है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बन जाएंगी। अब हम फिर से समझा दें। देखो कोई चीज़ अगर आपके क्लोज वेसल में हो रही है तो उसका वॉल्यूम कभी नहीं बदल सकता, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। अगर ओपन कंटेनर में हो रही तो अब उसका प्रेशर ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, सिर्फ जितना प्रेशर नेचर में हो उतना ही लगेगा, दैट इज 1 atm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। कितनी, 4 प्रकार की प्रोसेस हो गई थी हमारी। डालिए हेडिंग साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। 5th नंबर की डालिए, साइक्लिक प्रोसेस। आवाज नहीं, साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस से मतलब क्या है, मान लीजिए कोई हमारा पॉइंट है ए से गया वो बी में, बी से सी डी कितने भी पाथ हो सकते हैं। हमने कहा बी से गया सी में, सी से फिर गया डी में, और डी से फिर कहाँ आ गया, ए में। तो हम क्या देख रहे हैं, एक पूरी साइकिल पूरी हुई। तो साइक्लिक प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल एंड जो फाइनल पॉइंट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है इसमें, सेम होता है। तो ये आपकी कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। तो लिखिए इसमें साइक्लिक प्रोसेस में takes place in number of steps, takes place in number of, takes place in number of steps having
having same initial and final पॉइंट। तो बताइए, जैसे कि लिए हम इसके लिए स्टेट फंक्शन का वैल्यू लिखे। स्टेट फंक्शन कल बताए थे हमने, क्या होते हैं स्टेट फंक्शन? पाथ पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और फाइनल वैल्यू। तो इसके लिए स्टेट फंक्शन कैसे हो जाने? जीरो। यस, कैसे? जैसे हम स्टेट फंक्शन निकाले आपका डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या होगा? U2 माइनस U1। U2 और U1 इनिशियल और फाइनल क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाने वाला है? जीरो। तो आपकी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शन रहेंगे वो कैसे रहेंगे? जीरो। समझ रहे हो? क्योंकि जो U1 है वही तो क्या है? U2। तो इनिशियल और फाइनल पाथ क्या है इसका? सेम है। ठीक है, नोट करिए इसको। और भी जितने भी हैं, डेल्टा यू बेस नहीं, जितने भी स्टेट फंक्शन हैं, चाहे वो डेल्टा एच हो आपका, चाहे वो आपका हम कह दें डेल्टा एस हो, और भी चाहे वो आपका डेल्टा जी हो, कोई भी, हाँ जीरो, सबकी जीरो, स्टेट फंक्शन सभी जीरो। ठीक है, तो इसके लिए इनिशियल एंड फाइनल पाथ, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पाथ, फाइनल वैल्यू सेम रहेगी। नोट करिए। जरूरी नहीं कि 4 स्टेप में हो रही हो, 3 में भी हो सकती है, 50 में भी हो, 2 में नहीं हो सकती बेटा साइक्लिक प्रोसेस। सर अगर 2 में होगी सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगा। साइक्लिक नहीं होगी, वो रिवर्सिबल होगी बेटा। हाँ, साइक्लिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिए रिवर्सिबल और साइक्लिक में फ़र्क क्या है। देखिए, जैसे हमने कहा कोई चीज़ ए से बी में जा रही और बी से ए में आने लगे तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ए से बी में गई, फिर बी से सी में गई, फिर सी से डी में गई और फिर ए में आई, तो ये कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक। फ़र्क है रिवर्सिबल और साइक्लिक में। साइक्लिक मतलब कई स्टेप्स के बाद उसी स्टेप में आती है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाए, ए से बी और बी से ए होता है, ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा बताओ, जो हमारी रेनिंग होती है, या हम कह रहे जो हमारे सेशन होते हैं हमारे, हम विंटर समर और आपकी रेनी सीजन की बात कर लें आपके, तो आप हमें ये बताइए ये कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक की साइक्लिक। रिवर्सिबल थोड़ी है कि पानी ऊपर से नीचे गिरा फिर ऊपर जाके फिर गिरे, पहले बरसात, फिर आपकी ठंडी हो, फिर गर्मी, फिर बरसात, है ना। तो इस प्रकार के जितने भी आपके सीजन होते हैं ये साइक्लिक होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला डाली हेडिंग, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस पे ही है, लेकिन इनको डिफरेंस करके लिखना है। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल, ओके, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए पहला पॉइंट, हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की और इररिवर्सिबल प्रोसेस की, तो आपको पता है किस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कहेंगे और किसको इररिवर्सिबल कहेंगे। हमने कहा कोई चीज़ ए से बी में गई और बी से वापस ए में आ जाए, तो इस प्रकार की प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। कोई रिएक्शन ए से बी में पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तो ये कैसी प्रोसेस है? इररिवर्सिबल प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसी प्रोसेस जो बोथ डायरेक्शन में चल सके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाएंगी? रिवर्सिबल। और जो यूनि डायरेक्शन होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? इररिवर्सिबल। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वाटर का वेपर में जाना और वाटर वेपर का फिर से वाटर में आना, एक कैसी प्रोसेस हो गई? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है, लेकिन कंबस्टन कैसी प्रोसेस है? इररिवर्सिबल। एक बार लकड़ी को या कोयले को या कोई भी फॉसिल फ्यूल को जला दिया
और उसका आपका प्रिसिपिटेट बन गया, उसकी राख बन गई या वो जल के ख़त्म हो गया, अब क्या संभव है उससे दोबारा लकड़ी बना दे या दोबारा वो फॉसिल फ्यूल बना दे? नहीं संभव। पेट्रोल भी तो हाँ, कोई भी चीज़ हो गई आपकी, तो कंबस्टन, किसी भी चीज़ को आप जलाओगे तो वो जल के नष्ट हो जाएगी, फिर उसको वापस उसी फॉर्म में लाना इम्पॉसिबल है। तो एक कैसी प्रोसेस होगी हमारी? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। आ रही बात समझ में? तो रिवर्सिबल। अच्छा देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस इन्फिनाइट टाइम, पता ही नहीं कितना समय लेगी कंप्लीट होने में, क्योंकि ए से बी में, फिर बी से ए में, फिर ए से बी में, फिर बी से ए में, तो इनका टाइम इन्फिनाइट होता है, पता ही नहीं कब ये कंप्लीट होंगी। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस पर्टिकुलर डेफिनाइट में ए से कहाँ चला जाएगा? बी में, और एक्शन खत्म, क्योंकि ये यूनि डायरेक्शन है। अच्छा, ये जो होती है इन्फिनाइट स्लो प्रोसेस होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। अब इनको स्लो कहने का मतलब क्या है? स्लो कहने का मतलब ये नहीं कि ए से बी में बहुत धीमे 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 जा रही है, ये इनको स्लो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं होती है। ए से बी में, बी से ए में, फिर ए से बी में, फिर बी से ए में, फिर ए से बी में, फिर बी से ए में। अच्छा, इनको क्या कंप्लीट कराया जा सकता है? हाँ, कराया जा सकता है। वह फैक्टर जिससे बी से ए में लौट के आ रही थी, उस फैक्टर को हटा दूँ तो फिर वो बी से ए में नहीं आएगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? कंप्लीट। ए से बी में जा रहा हो, बी से ए में आ रहा, तो कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा जो बी को वापस ए में लेके आ रहा है, तो उस फैक्टर को ही हटा दो, तो ये प्रोसेस भी कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल, है ना। चलिए तो लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, एक वर्ड है, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको बोलने में, तो इन्फिनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस। इन्फिनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस, इन्फिनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस। अब देखो, इन्फिनाइट तक तो जानते हो ना आप लोग? इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ? अनंत, है ना। मतलब कोई चीज़ हमें पता नहीं वो कहाँ तक जाएगी। तो ये वर्ड, अब ये हमने इसलिए बोला क्योंकि सीधे ये वर्ड, हम इस वर्ड को अवॉइड करके हम दूसरा वर्ड भी लिखवा सकते थे, लेकिन ये वर्ड सीधे लिखे आ जाता है कि विच टाइप ऑफ प्रोसेस टेक्स इन्फिनाइटेसिमली टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। तो वो कौन सी प्रोसेस होगी? रिवर्सिबल। तो इन्फिनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेक्स प्लेस इन वेरी स्लो स्पीड, ठीक है ना, और टेक इन्फिनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, ठीक है ना। तो इसमें हाँ, वो बेटा अलग फैक्टर है, वो भी फैक्टर लगते हैं, लेकिन कैटालिस्ट से रिएक्शन आपकी हो सकता है कि कंप्लीट भी हो जाए और ये भी हो सकता है कि ना हो, तो वो भी फैक्टर है, वो आगे देखेंगे। लिखिए, फेयरली फास्ट प्रोसेस, फेयरली फास्ट प्रोसेस। तो इन्फिनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस है, फेयरली फास्ट प्रोसेस। क्यों हम इसको इन्फिनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस कह रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि ये अपने कंप्लीशन में क्या ले रही है? इन्फिनाइट टाइम ले रही है, और ये अपने कंप्लीशन में क्या ले रही है? एक फाइनाइट टाइम ले रही है, डेफिनेट टाइम ले रही है, एक निश्चित समय में कंप्लीट हो जाएगी। आपकी बात समझ में आ रही है? तो इसमें लिखिए सेकंड पॉइंट, टेक्स इन्फिनाइट टाइम, टेक्स इन्फिनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। तुरंत याद करते चलना है। ये कैसी है? इन्फिनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस है, वो फेयरली क्या है? फास्ट प्रोसेस है। ये अपनी कंप्लीशन में कैसा टाइम लेती है? इन्फिनाइट टाइम। और ये कैसा लेगी? फाइनाइट टाइम, मतलब डेफिनेट टाइम। तो लिखिए, टेक्स definite time, takes definite time for their completion। रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक प्रकार की जो आइडियल प्रोसेस है, बहुत कम आपको नेचर में जितनी भी प्रोसेस मिलेंगी सब वो इरिवर्सिबल है। आप नेचर की कोई एक रिवर्सिबल प्रोसेस बताइए अगर आपको मिल सके तो।
नेचर, हाँ रेनफॉल रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसको रिवर्सिबल किया जा सकता है अपोजिट वर्क करके, है ना। को फूड चेन साइक्लिक प्रोसेस, नॉट रिवर्सिबल है ना। कीड़े ने घास को खाया, घास कीड़ा खा लेगा पॉसिबल नहीं है भैया, मिलेंगी ही नहीं। नेचर में ऑल प्रोसेस कैसी हैं, इरिवर्सिबल हैं, या फिर आप कह सकते हो साइक्लिक है ना, ये कह सकते हो, है ही नहीं। हमारी ये सिर्फ केमिकल प्रोसेस यूज, जैसे हम आपको बता दें, ये वाली प्रोसेस बहुत फेमस है, CaCO3 लाइम स्टोन, है ना। इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो तो एक CaO और एक CO2, एक चूना है और एक चूने का पत्थर है। अगर आपने CO2 गैस निकाल दी, बाहर कर दी, तब तो रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन आपने CO2 गैस कंटेनर से बाहर नहीं करी तो फिर रिएक्ट करके फिर क्या बना देगी, CaCO3। तो ये आपकी कैसी प्रोसेस है, ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल। तो ये केमिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस आपको नहीं मिलेगी रिवर्सिबल। नेचुरल प्रोसेस में भी साइक्लिक, ये वो क्या हो सकती है हमारी, साइक्लिक। तो ध्यान रखिए, हाँ सॉरी देखिए थर्ड पॉइंट, आइडियल प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस, all natural process are irreversible in nature, irreversible in nature, all natural processes are irreversible in nature। आइडियल, क्योंकि ये प्रोसेस हर जगह तो नहीं मिल रही ना हमें, आइडियल है, किसी किसी कंडीशन में पाई जाएंगी, मतलब ये ऐसी आदर्श प्रोसेस है, ऐसी आइडियल प्रोसेस है जो हर जगह नहीं है, कहीं कभी कभार मिलेंगी, तो ये कैसी होंगी, आइडियल। और नेचर में होने वाली सभी प्रोसेस कैसी हमारी, इरिवर्सिबल है, ध्यान रखिएगा। दे में भी साइक्लिक, लेकिन वो भी इरिवर्सिबल की केस में आएगी, क्योंकि वापस लौट के थोड़ी जाएंगी पीछे, है ना। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर रिवर्स हो रही है तो हम दो फोर्स की बात करना चाहेंगे, एक ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स उस फोर्स को कहेंगे जिसकी वजह से रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, और दूसरा होगा अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स जो उस ड्राइविंग फोर्स का विरोध करेगा। जैसे हमने कहा जे हमारा है ड्राइविंग फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ये ड्राइविंग फोर्स हमारा डोमिनेट कर गया तो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी कंप्लीट पूरी। लेकिन हमने कहा ये ड्राइविंग फोर्स है और नीचे से हमने अपोजिंग फोर्स लगाया, तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो जो अपोजिंग फोर्स है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, तो रिएक्शन ऐसी जाएगी तो ये फिर से इसको क्या कर देगा, रिटर्न, फिर ये रिएक्शन ऐसी जाएगी तो फिर इसको ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जिससे रिएक्शन आपकी आगे की तरफ बढ़ रही है, और दूसरा अपोजिंग फोर्स जो उस फोर्स का विरोध कर रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, लगभग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हमने कहा हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और बाहर, तो लिखिए देयर इज नेग्लिजिबल डिफरेंस, फोर्थ पॉइंट लिखिए इसमें, there is negligible difference between driving and opposing force, there is negligible difference between driving and opposing force, there is large difference between driving and opposing force।
अपोजिंग। कौन सा? ये बेटा देखिए, एक फोर्स है जो रिएक्शन को आगे ले जा रहा है, तो वो ड्राइविंग फोर्स हो गया, और दूसरा फोर्स है जो उस रिएक्शन का विरोध कर रहा है, उसको पीछे कर रहा है, अपोजिंग फोर्स हो गया। विरोध करने वाला फोर्स अपोजिंग, अपोजिंग, अपोजिट फोर्स, अपोजिंग। तो हमने कहा ये जो ड्राइविंग फोर्स है और ये जो अपोजिंग फोर्स है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ना के बराबर। इसलिए अब ये रिएक्शन आगे जाती है तो इसका विरोध करके इसको पीछे कर देता है, फिर ये रिएक्शन आगे जा रही है, फिर इसका विरोध करके पीछे कर दे रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। लेकिन ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में अगर ज़्यादा डिफरेंस हो गया और ड्राइविंग फोर्स डोमिनेट कर गया, तो अब ये फोर्स इसका कितना भी विरोध करे, रिएक्शन कहाँ निकल जाएगी? आपकी आगे की तरफ, तो वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। हाँ हाँ, ये फोर्थ पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट है। हाँ हाँ, हो गया, याद हो गए चारों? याद करते चलना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम आपको एक पॉइंट बताएं, इक्विलिब्रियम की बात करें। देखिए इक्विलिब्रियम हम आपको थोड़ा सा समझा दें। इक्विलिब्रियम आपका नेक्स्ट ही चैप्टर है, बाय द मीन्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम अवस्था। अब साम अवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए, हमने कहा एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी बैकवर्ड में, तो ये रिएक्शन हुई रिवर्सिबल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड में जा रही है उसी स्पीड से बैकवर्ड में आ रही हो सकता है कि फॉरवर्ड ज़्यादा स्पीड से जा रही हो, बैकवर्ड कम स्पीड से आ रही हो, या ये हो सकता है कि बैकवर्ड ज़्यादा स्पीड से आ रही हो, फॉरवर्ड कम स्पीड से आ रही हो, ठीक है। लेकिन वह पॉइंट जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बिल्कुल सेम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर जो चेंज होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस स्पीड से कोई चीज़ आगे जा रही है उसी स्पीड से कहाँ आ रही है? पीछे। तो चेंज कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए क्लोज कंटेनर में हमने वाटर को बॉईल किया, ठीक है ना, तो जिस स्पीड से वाटर वेपर में जा रही है उसी स्पीड से अगर वेपर वाटर में आने लगी है, तो अब जो वाटर का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ना तो वो घटेगा ना ही वो बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो चुकी है? सेम हो चुकी है। हम एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने कहा ये आपकी एक टंकी है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं और ये 1 ml पर सेकेंड की स्पीड से इस पर गिर रहा है, और यहाँ से हम टैप खोल दें और इससे भी 1 ml पर सेकेंड की स्पीड से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो बताइए इसकी जो ये लेयर है वाटर की, इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। अब ये हमारा समझाने के लिए हमने आपको एग्जांपल बताया है कि अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शंस हो रही है, प्रोसेस हो रही है, अगर उसकी स्पीड सेम हो गई तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो आपका आगे का चैप्टर है, ध्यान सुनिए। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? जिसपे आपके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बोथ है सेम रेट, सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आएगा? तो ध्यान रखिएगा। देखो, ये हमने कहा यहाँ पर गैस पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स है जो इसका विरोध कर रहा है। मान लो एक पत्थर रख दिया हमने, तो गैस ऊपर उठेगी, फिर वो पत्थर उसको नीचे करेगा, तो फिर इक्विलिब्रियम आ गया। फिर गैस ऊपर, फिर नीचे, फिर गैस ऊपर, फिर नीचे, फिर गैस ऊपर, फिर नीचे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन पे हर एक पॉइंट पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। हर एक पॉइंट पे क्या होता है? आपका इक्विलिब्रियम होता है। किस पे? रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में। देखो, इरिवर्सिबल रिएक्शन आपकी बुक्स में लिखा रहता है, अगर आप जर्नल पढ़ोगे सिर्फ लास्ट में ही उसमें इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट में नहीं, 2 जगह इक्विलिब्रियम आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में, एक स्टार्टिंग में और एक आपके लास्ट में। हमने कहा जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, आपकी बिल्कुल शुरू में पड़ी हुई है आपकी रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं ना तो कोई चीज़ यहाँ पर आपकी बनी है, ना यहाँ पर कोई चीज़ घटी है। मतलब एक कैसी चीज़ है? कांस्टेंट। और जहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। इसी से इक्विलिब्रियम को पहचाना जाता है ना। हमने कहा ना कोई चीज़ आगे जाए ना कोई चीज़, मतलब आगे जा रही है जिस स्पीड से उसी स्पीड से पीछे आए, तो जो चेंज है वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगा। अब हमने कहा कि आपकी रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल जब स्टार्ट हो रही है, जब चेंज क्या होगा? 0 होगा, कांस्टेंट। तो हम इस पॉइंट को किससे कंपेयर कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट से। इसी पे क्या, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब बिल्कुल लास्ट में कंप्लीट हो जाएगी, तो उस समय भी चेंज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो वहाँ भी क्या आ गया है? आपका इक्विलिब्रियम आ गया।
हालांकि वो कांस्टेंट इस वजह से नहीं हुआ कि रिएक्शन दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर चेंज बंद हो चुका है। लेकिन बीच में चेंज ऐसा नहीं हो, बीच में रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है तो यहाँ का घटता जाएगा और यहाँ का बढ़ता जाएगा, है ना। तो बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम, आगे पीछे, तो हर एक पॉइंट पे रिएक्शन आगे जितनी स्पीड से जा रही है उतनी पीछे स्पीड से, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। इसलिए तो इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, इन्फिनाइट टाइम लग रहा है। लेकिन ये रिएक्शन जब स्टार्ट हुई तब इक्विलिब्रियम है, और जब खत्म हो गई तब क्या है आपका, इक्विलिब्रियम। समझ में आया थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में। आज के बाद कोई पूछे इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन में पाया जाता है, तो पहले नंबर तो फिक्स कर लो, सिर्फ किस रिएक्शन में पाया जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन की उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट क्या हो जाए, स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लिखिए इसमें कितने पॉइंट हुए हमारे, 4, है ना। फिफ्थ लिखिए, इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं साम अवस्था, एग्जिस्ट इन ईच पॉइंट और स्टेप भी लिख सकते हो, इन ईच पॉइंट और स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन ईच पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आपकी बुक्स वगैरह में जो आपकी स्टेट की बुक्स होगी उसमें ये पॉइंट नहीं मिलेगा, आप जो अच्छे ऑथर्स की पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन ईच पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, इसमें लिखिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट only at starting and after the completion of the reaction, after the completion of the reaction. अच्छा, हमने ये तो लिखवा दिया है, कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और ये कैसी प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है ना। अच्छा, ज्यादा वर्क किस में मिलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में कि इरिवर्सिबल है, पक्का। तो आप बताइए वर्क ज्यादा किस में हुआ है, रिवर्सिबल में कि इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा हुआ है। आप देखिए वो हर स्टेप में पीछे आगे। अब हमारा कोई चीज़, मान लीजिए कोई ऐसा सेटअप आ गया जिसमें आगे पीछे होने से हमें वर्क मिल रहा है या एनर्जी मिल रही है वर्क के फॉर्म में, तो रिवर्सिबल में तो वर्क इन्फिनाइट हो जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो वर्क मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन एक बार हो गई और जितना वर्क मिलना है वो मिल गया। तो इसमें जो वर्क मिलता है वो जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलता है, मैक्सिमम पे नहीं जाता। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी वो मैक्सिमम वर्क लेके आएंगी, क्योंकि वो हर स्टेप में कहाँ जा रही हैं, आगे भी जा रही हैं और आपके पीछे भी जा रही हैं। चलिए तो इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 6, मैक्सिमम वर्क is obtained. Maximum work is obtained. Work is obtained is less than मैक्सिमम या मैक्सिमम जो आप लोग बोलते हो। 7 नंबर का पॉइंट लिखिए, takes place
both in forward and हाँ backward direction takes place both forward and backward direction take place in both forward and backward direction इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए CaCO3 इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये चला जाएगा CaO और CO2 और अगर आपने CO2 गैस को बाहर नहीं किया तो वो फिर से CaCO3 बना देगी। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। टेक प्लेस बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें लिखिए 7th पॉइंट, टेक्स प्लेस only in forward direction टेक प्लेस ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। जैसे किसी भी फॉसिल फ्यूल को या कार्बन को आप जलाओगे तो वो जल के क्या बना लेगा CO2 प्लस क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन CO2 से वापस आप कार्बन या फ्यूल नहीं बना सकते, है ना। कंबस्टन रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल है कंबस्टन ऑलवेज इरिवर्सिबल, जलाना, दहन करना, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो गए। अब हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में एंटर कर रहे हैं। एक बार रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ लो पूरा अच्छे से। सीधी बात है, इन्फिनिटेसिमली स्लो फेयरली फास्ट प्रोसेस होती है आपकी, है ना। इन्फिनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, डेफिनेट टाइम फॉर कंप्लीशन। इसमें इन्फिनाइट टाइम लगता है, इसमें आपका डेफिनेट लगता है। ये आइडियल प्रोसेस है और ये कैसी है आपकी नेचुरल प्रोसेस है ना। ये आइडियल होती है और ये नेचुरल होती है। इसमें इक्विलिब्रियम हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। इसमें इक्विलिब्रियम ओनली स्टार्टिंग में और आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये बोथ डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये सिर्फ किस डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इनमें जो वर्क ऑब्टेन होता है वो मैक्सिमम होता है, इसमें लेस देन मैक्सिमम होता है। ऐसे आप इनको याद कर लेना है। जल्दी से देख लो, फिर आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाला है। अब ये टर्म्स यहाँ से आपके टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं, अब ध्यान रखिएगा, ठीक। किसका स्टेट ऑफ मैटर बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 हमने आपको बताया था, जिस दिन हमने स्टार्ट किया था कि वो आपके सिलेबस से अभी हट गया है।